हेलो दोस्तों, आज मैं एक 2008 में रिलीज हुई मिस्टीरियस और थ्रिलर मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये 100 सीरीज का 5th पार्ट है और अगर आपने अभी तक इसके पहले के 4 पार्ट्स नहीं देखे तो आई बटन पर क्लिक करके पहले वो मूवीज भी देख लो, क्योंकि ये सभी पार्ट्स आपस में कनेक्टेड हैं और इस पार्ट को सही से समझने के लिए आपको पुराने पार्ट्स देखना भी जरूरी है। और मूवी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लो, इससे आगे आने वाली सभी मूवी एक्सप्लेनेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द मूवी सॉ 5। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है हमें एक सेथ बेस्टर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो कि जिक्सो के ट्रैप में फंसा हुआ है। दरअसल वो एक मर्डरर है, पर किसी वजह से उसे सिर्फ 5 साल की ही सजा हुई है और यही उसके यहाँ लाए जाने की वजह है। वो एक टेबल पर चेन्ड है और उसके ऊपर एक पेंडुलम ब्लेड लटकी हुई है जो धीरे धीरे से नीचे आएगी और उसे बीच में से काट देगी। इससे बचने के लिए उसे अपने दोनों हाथों को क्रश करना होगा। जैसे ही उसके दोनों हाथ क्रश हो जाएंगे वो उस ट्रैप से आजाद हो जाएगा और उसके पास सिर्फ 60 सेकेंड्स हैं। उसका समय शुरू होता है और वो ब्लेड नीचे आने लगती है। अपनी जान बचाने के लिए सेथ अपने हाथों का बलिदान दे देता है, पर उसके बाद भी वो ब्लेड नहीं रुकती और उसे बीच में से काट देती है। वहाँ एक आदमी खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। अब उस ट्रैप ने जिक्सो के रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया, मतलब ये जिक्सो का ट्रैप नहीं है और ये किसका ट्रैप है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। फिर हम वापस 4th पार्ट की टाइमलाइन में आ जाते हैं जब एजेंट स्ट्रैम जेफ को गोली मार देता है और हॉफमैन स्ट्रैम को उसी रूम में बंद कर देता है। स्ट्रैम वहाँ परेशान हो रहा था, तभी वहाँ उसे एक सीक्रेट डोर नजर आता है। उस डोर के पीछे एक टेप रिकॉर्डर था, उसमें भी जिक्सो ही बोल रहा था। वो उसे आगे जाने से मना करता है और ये एक वार्निंग थी, पर स्ट्रैम उसकी वार्निंग को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे जाने लगता है। आगे उसे एक पिग मास्क वाला आदमी मिलता है जो उसे बेहोश कर देता है। फिर जब स्ट्रैम की आंख खुलती है वो देखता है कि उसका चेहरा एक बॉक्स के अंदर है और उस बॉक्स के अंदर धीरे धीरे पानी भरा रहा था और जल्दी वो डिब्बा पूरा पानी से भरा जाता है। स्ट्रैम को अपना अंत पास ही दिख रहा था, पर फिर वो अपने सर्वाइवल एक्सटिंक्ट का इस्तेमाल करता है और एक पेन अपने गले में घुसाकर चैन की सांस लेता है। फिर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और हॉफमैन कॉर्पेट को लेकर वेयर हाउस से बाहर आ जाता है। मतलब जब से कॉर्पेट का ध्यान हॉफमैन ही रख रहा था और वो दुनिया को ऐसा दिखाता है जैसे अकेला वो ही वहाँ से जिंदा बचा है, पर स्ट्रैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया था और ये देखकर हॉफमैन हैरान था। इसके बाद जिक्सो की एडॉप्सी होती है जहां हॉफमैन उसके पेट से निकला हुआ टेप रिकॉर्डर सुनता है, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था। यहाँ पर जिक्सो का केस क्लोज हो जाता है और उसे क्लोज करने के लिए हॉफमैन को प्रमोशन भी मिलता है। वहीं जिक्सो का लॉयर उसकी एक्स वाइफ को जिक्सो की संपत्ति देता है जो कि एक बॉक्स था। अब उस बॉक्स के अंदर क्या है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, पर वो जो भी है बहुत ही जरूरी है। वहाँ हॉफमैन के ऑफिस में उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। ये देखकर हॉफमैन परेशान हो जाता है। फिर वो एविडेंस रूम में जाता है और वहाँ से स्ट्रैम का फोन चुरा लेता है जो कि वेयर हाउस से मिला था। फिर वहाँ से वो हॉस्पिटल जाता है एजेंट पेरिस को देखने के लिए, पर वो मर चुकी थी। स्ट्रैम कहता है कि पेरिस के मरने से पहले आखिरी शब्द थे डिटेक्टिव हॉफमैन। वो हॉफमैन से इसका जवाब मांगता है और अब तक उसे हॉफमैन पर पूरा शक हो चुका था, क्योंकि अकेला वो ही जिक्सो के गेम से सही सलामत बिना एक खरोच के निकलकर बाहर आया था। पर हॉफमैन उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। फिर हॉफमैन के जाने के बाद स्ट्रैम का सीनियर डैन वहाँ आता है। स्ट्रैम कहता है कि वो जिल टक से कुछ पूछताछ करना चाहता है, पर डैन स्ट्रैम को मेडिकल लीव देकर उसे केस से हटा देता है। दरअसल जिक्सो का केस पुलिस ने बंद किया था, FBI अभी भी अपना काम कर रही है। वहाँ हॉफमैन एक जगह पर जाता है जहाँ से वो एक गेम कंडक्ट कर रहा था। अब क्योंकि वो एक नया जिक्सो बना है तो उसे भी तो अपना गेम ट्राई करना पड़ेगा। वहाँ पर हमें उसके गेम का मॉडल भी दिखाया जाता है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि गेम में 5 लोग हैं और गेम की 4 स्टेजेस हैं। गेम स्टार्ट हो चुकी थी। उन 5 की गर्दन में कॉलर बंधी हुई है जो कि एक केबल से जुड़ी है। उनके लॉक की चाबी उनके सामने है और अगर उनमें से कोई भी आगे बढ़ा तो उनका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और उन्हें 60 सेकंड के अंदर आजाद होना पड़ेगा। अगर वो 60 सेकंड के अंदर अपनी चाबी तक नहीं पहुंचे तो उनकी केबल खिंचने लगेगी और उनके पीछे लगी ब्लेड से उनकी मौत हो जाएगी। और अगर उन्होंने अपना गेम स्टार्ट नहीं किया तो वहाँ रखी टाइम बॉम्ब के फटने से उनकी मौत हो जाएगी। ये सब देखकर मलिक पैनिक करने लगता है और सीधे अपनी चाबी की तरफ जाने लगता है। अब ये ताकत का खेल बन चुका था और उनमें से सबसे ज्यादा ताकतवर तो चार्ल्स था। वो जल्दी से अपनी चाबी लेकर आजाद हो जाता है। बाकी सब भी अपनी चाबी लेकर आजाद हो जाते हैं, लेकिन मलिक की बेवकूफ़ी की वजह से एस्ली फ्री नहीं हो पाती और वो मारी जाती है। फिर अगले रूम का रास्ता खुल जाता है जहाँ ब्रैड थोड़ी होशियारी दिखाती है और उन सभी चाबियों को अपने साथ ले लेती है। क्या पता कहाँ उनकी जरूरत पड़ जाए।
उसी दौरान हम स्ट्रैम को देखते हैं जो कि छुट्टी पर होने के बावजूद उस केस की जांच पड़ताल कर रहा है, क्योंकि वो हॉफमैन की असलियत सबके सामने लाना चाहता है। अब जिस फाइल को वो देख रहा है उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए वो सभी जिक्सो फाइल्स को लेकर वहाँ से फरार हो जाता है। वो जिक्सो के तीसरे विक्टिम सेथ बैक्स्टर के बारे में रिसर्च करता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। सेथ ने एक लड़की का मर्डर किया था और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हॉफमैन की बहन थी। अब इससे ये तो साफ था कि बैक्स्टर को जिक्सो ने नहीं बल्कि हॉफमैन ने ही मारा था, इसलिए उसके बचने का कोई भी चांस नहीं था। और हॉफमैन ने ये सब ऐसे प्लान किया था कि सब कुछ जिक्सो गेम की तरह लगे और उस पर इल्जाम ना आए। जब हॉफमैन ने सेथ बैक्स्टर को मारा था वो जिक्सो के लिए काम नहीं करता था, तब तो जिक्सो खुद ही नया नया था और स्ट्रैम भी ये समझ चुका था। वहीं वहाँ पर हॉफमैन का गेम सेकंड लेवल तक पहुँच चुका था। उस रूम में भी टाइम बॉम्ब लगे थे जो कि टाइम पूरा होने पर फट जाएंगे। इस लेवल को पार करने के लिए वहाँ बहुत से चैम्बर्स लगे थे और उनकी चाबी ऊपर लटके जार्स में थी, पर वहाँ सिर्फ 3 चैम्बर्स की चाबी ही थी। तो चार्ल्स पहले मलिक पर हमला कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मलिक इस गेम को पार करे। फिर वो ऊपर लटके जार्स को फोड़कर उनमें से चाबियां गिरा देता है। वो एक खुद उठा लेता है और एक एक ब्रेड और लूबा ले लेती है। चार्ल्स चैम्बर की तरफ जा रहा था पर तभी लूबा पीछे से उस पर हमला कर देती है। मलिक जल्दी से चार्ल्स की चाबी उठाकर उसके चैम्बर में से चला जाता है। सब वहाँ से निकल जाते हैं और मारा जाता है चार्ल्स। वहीं स्ट्रैम को पता चलता है कि सेथ बैक्स्टर के केस के बाद से हॉफमैन हर एक जिक्सो केस में शामिल था। फिर हमें पास्ट दिखाया जाता है। अब क्योंकि हॉफमैन बदला लेने के लिए जिक्सो ट्रैप्स का इस्तेमाल कर रहा था तो वो खुद जिक्सो से कैसे बच सकता था। जिक्सो उसे भी पकड़ के अपने साथ ले आता है। उसने उसे एक छोटे ट्रैप में फंसा रखा था, क्योंकि अगर हॉफमैन उसके ट्रैप की नकल कर रहा है मतलब वो जिक्सो से इंस्पायर्ड है। उसके बाद जिक्सो उससे कहता है कि विक्टिम्स को मारने से भी ज्यादा इफेक्टिव एक तरीका है और वो है जिक्सो का तरीका। अब जैसे जिक्सो अपने हर एक विक्टिम को जिंदा बचने का एक चांस देता है, वैसे ही वो हॉफमैन को भी एक चांस देता है और वो चांस था जिक्सो के साथ मिलकर उसकी मदद करना। तो हॉफमैन राजी हो जाता है। अब जिक्सो के साथ इस मीटिंग के बाद उसने जिक्सो के हर ट्रैप में उसकी मदद की थी, इसलिए जिक्सो इतने सारे विक्टिम्स को कैद कर पाया, क्योंकि हॉफमैन सारी पुलिस फाइल्स उस तक पहुंचा देता था। उन दोनों ने मिलकर सभी विक्टिम्स को पकड़ा था और तो और पार्ट 2 का गेस्ट हाउस भी दोनों ने मिलकर ही सेटअप किया था। और अभी भी हॉफमैन जिक्सो के गेम को आगे बढ़ा रहा है और वो स्ट्रैम के बॉस डैन को ये विश्वास दिला रहा है कि स्ट्रैम ही जिक्सो का अगला साथी है और वो ही उसके बाद उसका काम आगे बढ़ाएगा। हॉफमैन के लिए डैन को स्ट्रैम के खिलाफ भटकाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, क्योंकि स्ट्रैम पहले से ही जिक्सो की सभी फाइल्स लेकर वहां से भाग गया था। वहीं हॉफमैन के शिकार पहुंच गए थे 3rd लेवल पर। वहां पर टाइम बॉम्ब लगे थे और बीचों बीच एक बाथ टब भी रखा था। अगले रूम के दरवाजे पर 5 लॉक लगे थे। उन्हें खोलने के लिए उन्हें 5 सर्किट्स को क्लोज करना था और उन्हें क्लोज करने के लिए उनके पोल्स को बाथ टब के पानी से कनेक्ट करना होगा। अब उनके पास ज्यादा समय नहीं था तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि एक कोई बाथ टब में लेटेगा और उसे वो पोल्स दे दिए जाएंगे और वो उन्हें कनेक्ट कर देगा, जिससे वो सभी लॉक तो खुल जाएंगे बट ऑब्वियसली बाथ टब में लेटे हुए आदमी की मौत हो जाएगी। अब यहाँ ये फिर से ताकत का गेम बन चुका था और इस बार ब्रैड लूबा पर हमला कर कर उसे बेहोश कर देती है और उसको बाथ टब में लेटा कर वो उससे पोल्स कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो लॉक खुल जाते हैं और मलिक और ब्रैड लूबा को वहीं मारा छोड़कर आगे बढ़ते हैं। वहीं जेल तक पहुंचती है डैन के पास और उससे कहती है कि एजेंट स्ट्रैम उसका पीछा कर रहा है, पर यहाँ पर जेल तक झूठ बोल रही थी। लेकिन फिर भी इससे डैन का स्ट्रैम पर शक और भी तगड़ा हो गया था कि स्ट्रैम ही जिक्सो का तीसरा साथी है। वहीं स्ट्रैम अभी भी जिक्सो की फाइल्स पर रिसर्च कर रहा था और यहाँ हमें पता चलता है कि अभी जो लोग हॉफमैन के गेम में फंसे हुए हैं उनकी फोटोज भी जिक्सो ने ही हॉफमैन को दी थी जब वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। और यहाँ सबसे खास बात यह है कि स्ट्रैम का बचना इस प्लान का हिस्सा नहीं था। वेयर हाउस में वो जिस ट्रैप में फंसा था वो हॉफमैन ने बनाया था, इसलिए उसके बचने का कोई चांस नहीं था। फिर भी स्ट्रैम किसी तरह बच गया। हॉफमैन का प्लान ये था कि वो अकेला ही एक बच्ची के साथ जिक्सो के गेम से निकलेगा, जिससे वो पॉपुलर भी हो जाएगा। पर स्ट्रैम को भी वहाँ रेस्क्यू कर लिया था और अब स्ट्रैम हॉफमैन के पीछे पड़ा है। हॉफमैन को भी इसकी बहुत अच्छे से खबर है, इसलिए वो स्ट्रैम के सीनियर डैन को ये विश्वास दिला रहा है कि स्ट्रैम ही जिक्सो का तीसरा साथी है और डैन भी अब विश्वास करने लगा है। वो स्ट्रैम के फोन को ट्रैकिंग पर लगा देता है, पर स्ट्रैम का फोन तो स्विच ऑफ है और हॉफमैन के पास ही है। हॉफमैन वहाँ से सीधा वहाँ जाता है जहाँ से वो विक्टिम्स का गेम कंडक्ट कर रहा था और वो वहीं पर फोन को ऑन करके छोड़ देता है। वहीं ब्रैड और मलिक पहुँच गए थे गेम की लास्ट लेवल पर। वहाँ पर भी टाइम बॉम्ब लगे थे और साथ ही वहाँ एक मशीन भी रखी थी जिसमें बेकर रखा हुआ था। उन्हें उस बेकर को अपने खून से भरना था, तभी जाकर वहाँ से बाहर निकलने का गेट खुलेगा। पर उस मशीन में तो 5 होल्स थे। ब्रैड चेक करती है कि
जिन चाबियों से उन्होंने पहली लेवल पार की थी वो सभी चाबी एक जैसी ही थी, मतलब वो सभी एक चाबी से ही आजाद हो सकते थे और दूसरे पार्ट में भी एक चैम्बर में आराम से 2 लोग बन सकते थे। तीसरे पार्ट में भी अगर वो पांचों मिलकर एक एक पोल पानी से कनेक्ट करते तो उन्हें थोड़ा थोड़ा करंट ही लगता, जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाते और सब अपने हाथ का थोड़ा थोड़ा खून देकर उस बेकर को आसानी से भर देते। लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में एक दूसरे को मार डाला और अब सिर्फ वो दोनों ही वहाँ बचे हैं, तो उन्हें अब अपना ज्यादा खून देकर वहाँ से आजाद होना पड़ेगा। वहीं अब स्ट्रैम का फोन ट्रैक हो चुका था और डैन उसी के पीछे जा रहा था। उसी समय स्ट्रैम हॉफमैन का पीछा करते हुए नर्व गैस हाउस में आ जाता है, जिसका इस्तेमाल पार्ट 2 में हुआ था। अब उसे रेनोवेट करवा लिया गया है। फिर स्ट्रैम उसी सीक्रेट डोर से आगे बढ़ता है जिससे पार्ट 2 में अमांडा और डेनियल गए थे। वहीं वो दोनों अपने खून से उस बेकर को भरने लगते हैं और टाइम पूरा होने से पहले वो उसे खून से भर देते हैं। वहीं डैन फोन को ट्रैक करके वहां पहुंच गया था जहां से गेम कंडक्ट की जा रही थी और उसे वहां स्ट्रैम का फोन मिलता है और इससे डैन को ये 100% कंफर्म हो जाता है कि स्ट्रैम ही जिक्सॉ का तीसरा साथी है। वहां उसे फोन के अलावा मलिक और ब्रैड भी मिलते हैं जो कि अपना टास्क पूरा करके वहां से आजाद हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रैम उस सीक्रेट रास्ते से एक ट्रैप के पास पहुंचता है जिसके साथ वहां उसे एक टेप रिकॉर्डर भी मिलता है। उसमें जिक्सॉ नहीं बल्कि हॉफमैन बोल रहा था। वो कहता है कि उसे उस कांच के टुकड़ों से भरे केज में लेटना है, उससे उसे थोड़ा दर्द जरूर होगा लेकिन वो जिंदा बच जाएगा। उसी वक्त वहाँ हॉफमैन आ जाता है, दोनों के बीच लड़ाई होती है और एंड में स्ट्रैम ही हॉफमैन को उस ट्रैप में कैद कर देता है। उसे लग रहा था कि उसने हॉफमैन को पकड़ लिया है, पर तभी वो ट्रैप जमीन के नीचे जाने लगता है और उस रूम की दीवारें पास आने लगती हैं। हॉफमैन ने पहले ही उससे कहा था कि उस ट्रैप में जाने से उसे थोड़ा दर्द जरूर होगा लेकिन वो जिंदा बच जाएगा, पर उसने उसकी बात नहीं मानी और वो दीवारों के बीच में दब कर मारा जाता है और वहाँ उसे जिक्सॉ का तीसरा साथी घोषित कर दिया जाता है, बल्कि असली साथी तो अभी भी जिंदा है। और यही मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मूवी की स्टोरी और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।